ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सर्विस या किसी स्टेट पीसीएस की, तो इस तरह के एडिटोरियल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विकसित भारत की राह दिखाए बजट। अब आप देखिए, बजट आने वाला है ना, पूर्ण बजट। पहले अंतरिम बजट आया था चुनाव के पहले। बजट शब्द का उल्लेख तो हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और आप लोग भी तो अपना बजट बना के रखते होंगे कि इतना पैसा आएगा, इतना खर्च होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से सरकार को चलाने के लिए भी तो बजट चाहिए होता है ना। और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। केंद्रीय केंद्रीय बजट के साथ आम से लेकर खास लोगों की अपेक्षाओं का जुड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस वार्षिक आयोजन के कुछ सप्ताह पहले से ही राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर अर्थशास्त्री अपने आकलन भी करने लगे हैं। और यह सही भी है कि क्योंकि बजट केवल एक वित्तीय लेखा जोखा ना होकर सरकार की नीतियों एवं नियत की अभिव्यक्ति है। बजट वस्तुतः वस्तु स्थिति का आकलन करने के साथ ही वर्तमान वास्तविकता एवं भविष्य की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के बीच एक सेतु बनने की क्षमता रखता है। एक राष्ट्र के रूप में यह हमारा सामूहिक स्वप्न है कि वर्ष 2047 तक हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएं। इस स्वप्न यानी कि इस सपने की पूर्ति के लिए हमें निम्न मध्यम आय वाले विकासशील देशों से उच्च प्रति व्यक्ति आमदनी वाले विकसित राष्ट्रों के बीच की खाई को पाटना होगा। केंद्र और सभी राज्य की सरकारों को अपने बजट में विभिन्न सामान उपाय उपक्रमों के अतिरिक्त इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रयास करने ही चाहिए। कैसे करने से अधिक महत्ता इसकी है कि हम करना क्या है और हमारी प्राथमिकताएं क्या हों। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक वृद्धि प्रगति की पूर्व निर्धारित शर्त है, लेकिन यह स्वयं में विकास के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यदि हमें विकसित राष्ट्रों पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि वहां उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता के उच्च मानदंड, गुणवत्तापूर्ण यानी कि गुणवत्तापरक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य मानकों को विशेष वरीयता दी जाती है। निसंदेह बीते कुछ वर्षों से देश में बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विकास हो रहा है। सत्य यह भी है कि इसके निर्माण के दौरान लोगों की सुरक्षा के साथ ही उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। यह मुद्दा वित्तीय आवंटन से अधिक प्रशासनिक जवाबदेही या निगरानी का है। और सर्वविदित है कि हमारे स्वच्छता मानक लचर बने हुए हैं। हमारे गांव, कस्बे और शहर विश्व में सर्वाधिक गंदगी भरे एवं प्रदूषण की मार झेलने वालों में से एक हैं। स्थानीय निकायों की दशा दयनीय है। उन्हें नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिन राज्य सरकारों पर है, वहीं उन्हें लेकर बेपरवाह दिखती हैं। परिणाम स्वरूप स्वच्छता से जुड़ा केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। यदि विश्व में की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्वच्छता के बुनियादी मानकों को लागू करने में अक्षम दिखती है, तो इसके पीछे संसाधनों की कमी का कारण नहीं हो सकता। स्वच्छता की लचर स्थिति को लेकर मंशा और आग्रह का अभाव हमें अपने आसपास ही दिख जाएगा। और सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य का हमारा ढांचा अक्षमता एवं मलिनता से चरमराया हुआ है। यह राज्य की असफलता की भरपाई के लिए निजी आप देखते हैं कि क्षेत्र पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है और इस मोर्चे पर मांग और आपूर्ति की स्थिति असंतुलित होती जा रही है। ऐसे में हैरानी नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सेवाओं की गुणवत्ता निराशाजनक बनी हुई है। और देखिए, कोई भी देश विकसित हो, समाज विकसित हो, इंसान विकसित हो, उसकी तरक्की हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक। और रही आप देखते हैं कि शहरों की, तो जो शहरों को फंड दिया जाता है वो खर्च नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई, इसमें ये देखने को भी मिला है। अक्सर जिम्मेदारियां संस्थाएं अपनी अक्षमता के लिए संसाधनों की किल्लत पर दोषारोपण करती हैं। इस संदर्भ में कुछ हाल के उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। मुंबई में पेट्रोल पंप परिसर में विशालकार होर्डिंग का गिरना, दिल्ली एयरपोर्ट कार पार्किंग की छत का हिस्सा गिर जाना, बिहार में सिलसिलेवार ढंग से पुलों का गिरना, मानसून में जल भरा जमाव, नालों का पानी सड़क और घरों तक भर जाना, करंट लगने से मौत, मानव पशु संघर्ष, कुत्तों के जानलेवा हमलों के साथ ही तेंदुए और बाघ जैसी जंगली जानवरों का बस्तियों तक पहुंच कर लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। और प्रतीत होता है कि प्रतिकूल एवं विध्वंस मौसमी परिघटनाओं ने बाकायदा अपना एक कैलेंडर बना लिया। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सर्दियों में गिरता पारा मौतों की संख्या बढ़ा रहा है, तो गर्मियों में गर्म हवाओं की तपिश जिंदगियां लील रही है। सर्दियों की दस्तक के साथ वायु प्रदूषण सांसों पर भारी पड़ रहा है। और तो बसंत से मच्छरों एवं उनके जनित बीमारियों का उत्पाद शुरू हो जाता है।
वहीं मानसून भी राहत से अधिक आफत लेकर आता है। हम खुद ही भ्रमित हैं कि भला किस मौसम के लिए प्रार्थना करें। क्या ऐसी अप्रिय स्थितियों के लिए वास्तव में संसाधनों की कमी जिम्मेदार है? इसका उत्तर तलाशें तो नियत में खोट, ईमानदारी का अभाव और प्राथमिकताओं का गलत चुनाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। और हर कोई अपने कर्तव्य से बचता हुआ दिखाई देता है, एक अधिकारी कर्मचारी से लेकर हम आप लोगों को भी देख लीजिए। तमाम उम्मीदों के अतिरिक्त राज्य से सर्वाधिक अपेक्षा इस बात की होती है कि आप देखेंगे कि वह संरक्षक की भूमिका निभाए। हमारी पुलिस एवं न्यायपालिका अपर्याप्तता, अक्षमता, अभावग्रस्तता से त्रस्त है। पुलिस सुधार सभी का पसंदीदा विषय तो दिखता है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं लगती। और पुलिस कर्मियों की किल्लत से लेकर परिचालन स्वायत्तता, स्थानांतरण, आप देखेंगे प्रोन्नति, वेतन से जुड़ी नीतियों और बेहतर बुनियादी ढांचा, कानून के प्रवर्तन और अपराध की जांच को विलग करने को लेकर हम बहुत आप देखते हैं कि प्रगति नहीं कर पाए। और आप देखेंगे कि न्यायपालिका में मुकदमों के बढ़ते अंबार की स्थिति छिपी नहीं है। किसी भी विकसित देश में ना तो मुकदमों का इतना बोझ होगा और ना ही इतने आप देखेंगे इतने विचाराधीन कैदियों की संख्या होगी। हालात सुधारने के लिए अदालतों एवं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, तकनीक का समावेश जैसे व्यापक न्यायिक सुधारों का सख्त आवश्यकता है। क्योंकि इस चर्चा से जुड़े तमाम मुद्दे समवर्ती सूची का विषय हैं, तो उसमें राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उनकी सक्रियता के बिना अभिष्टि की प्राप्ति संभव नहीं है। यहीं पर आप देखिए सहकारी संघवाद, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार जैसे विचार प्रभावी होते हैं। विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में सभी स्तरों पर आप देखिए एक ही दल या समान विचारों वाले दलों की सरकार है। तो क्या हम इन राज्यों में प्रत्येक स्तर पर आदर्श गवर्नेंस की अपेक्षा कर सकते हैं? हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, जन सुरक्षा, स्वच्छता, पुलिस और न्यायपालिका के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक संसाधन आवंटन की आवश्यकता है। और बजट में आप देखिए इनके लिए प्राविधान अपने आप में पर्याप्त नहीं है और उसके लिए बेहतर निगरानी एवं क्रियान्वयन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। फिर भी बजट में इनके लिए आवंटन बढ़ाना एक अच्छी पहल होगी। और इस बार केंद्रीय बजट का आकार करीब 50 लाख करोड़ रुपए के दायरे में हो सकता है। सभी राज्य सरकारों का सम्मिलित खर्च केंद्र के व्यय से भी अधिक है। इनमें से एक बड़ी राशि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान में खर्च होती है। इसके बावजूद आप देखिए हर साल इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद लोग कार्यपालिका से बेहतर परिणाम के हकदार हैं। और विभिन्न मानव विकास सूचकांक पर हमारा प्रदर्शन ही हमारे विकास की यात्रा को निर्धारित करेगा। केंद्रीय बजट ऐसे किसी संकल्प की अभिव्यक्ति होना चाहिए जो हमें सही दिशा में आगे ले जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम यह हमारे मार्ग को विकसित कर पथ प्रदर्शक बनेगा। ये आप देखेंगे तरुण गुप्त के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। आप क्या सोचते हैं? कुछ बजट पर आपके विचार हैं? आप लोग दे सकते हैं, अपने बचा सकते हैं। पेंशन प्रणाली में सुधार का इंतजार। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने यह कदम गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को अपनाने के बाद उठाया था। परंतु 18 माह बाद भी इस समिति की रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। बीते कुछ समय से केंद्र एवं राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओपीएस को केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए खत्म कर दिया था। बाद में इसे राज्यों ने भी अपना लिया और ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। और जबकि एनपीएस जो नई पेंशन है उसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% काटा जाता है और सरकार भी उसके मूल वेतन का 14% योगदान देती है, जिससे शेयर बाजार में लगाया जाता है। एनपीएस में महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है, इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है और यह आप देखिए अमेरिकी मॉडल पर आधारित योजना है जिसे आम भाषा में निजी पेंशन कह सकते हैं। एनपीएस उन लोगों के लिए डिजाइन की गई जो वर्ष 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं। इस तरह से वे 35 से 40 वर्ष तक पेंशन फंड में योगदान करते हैं, पर आज ज़्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है, जिससे वे पेंशन फंड में पर्याप्त समय तक योगदान नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तमाम विभागों में संविदा पर भर्ती होने और देर से नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10 से 15 वर्ष में ही हो जा रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खोलने में ही वर्षों लग जाते हैं। इस अवधि में ना तो आप देखिए कर्मचारी योगदान कर पाता है और ना ही नियोक्ता। लिहाजा एनपीएस
को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित हो रही है। और आप देखेंगे 2 लाख रुपए मासिक वेतन पाने वाले की 5 से 10,000 रुपये तक की ही पेंशन बन रही है। इससे भी अपने मासिक बिल का भुगतान एवं दवा का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वृद्धावस्था में छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। और यह सच है कि केंद्र सरकार हर साल अपने कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है, जो वर्तमान में लगभग 20% है। इतने बड़े वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने अभिभावक की भूमिका से नहीं बच सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि जन सेवा के लिए खुद से आगे आए माननीय से ने संसद सहित राज्यों में अपने लिए सुरक्षित एवं स्थायी पेंशन योजना बनाकर रखी, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को बाजार के हवाले क्यों किया जा रहा है? आंकड़ों के अनुसार गत 20 वर्षों में भारतीय सांसदों के वेतन भत्तों में 1250% कितना 1250% वृद्धि हुई है। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपये का मूल पेंशन मिलता है। आप समझ सकते हैं, मूल पेंशन में अन्य भत्ते जोड़ने के बाद यह राशि 2 से 3 गुना बढ़ गई। दूसरी तरफ कठिन प्रतियोगिता से निकलकर नौकरी में आने के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वालों का बुढ़ापा असुरक्षित है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार सांसद विधायक बनता है उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। यदि कोई विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर हंगामा होता है, पर वेतन वृद्धि का निर्णय लेते समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अस्वाभाविक एकता देखी जाती है। यानी कि अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब एक हो जाते हैं नेता। जब देश का संविधान सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है तो पेंशन को फ्रीबीज मुक्त की रेवड़ी मानना सर्वथा अनुचित है। और इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स से देश एवं विदेशों में कई लोक लुभावन योजनाएं चलाई जा रही हैं। निजी क्षेत्र में भी पेंशन फंड बनाने की जरूरत है, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित रह सकें। सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं और को समझना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब परिजन भी उनका बोझ समझ लेते हैं। आज एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक आवश्यकता है, जिससे भी आत्मसम्मान के साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकें। ग्लोबल एक्चुअरी फर्म की माने तो देश में 75% कंपनियां शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में उतार चढ़ाव के कारण संशय की शिकार हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार आधारित पेंशन पर कैसे विश्वास करें? इसे देखते हुए पेंशन योजना को लेकर सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है, इनका नाम है डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी। देखिए, अब इस पर काफी बहस भी हुई है। एनपीएस राष्ट्रीय जो आप देखिए पुरानी पेंशन प्रणाली है, उस क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, और आप देखते हैं क्या इसकी चिंताएं, जो आप देखिए नई पेंशन योजना लाई जा रही है, इसकी क्या चिंताएं जताई जा रही हैं और क्यों लाई गई, इसके बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर रखना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अपनी तरफ से आप सुझाव क्या देना चाहते हैं, ये आपको देना है। मैं कह रहा हूँ ना कि सभी पक्षों पर ध्यान देना है आपको। एक तरफा कोई भी आंसर राइटिंग कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी आपसे पूछ रहा है तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। समय का महत्व, तो इंसान की दुर्बलता जहां उसके लिए मुश्किल स्थितियां खड़ी करती हैं तो वहीं हौसला सहज, सरल एवं सकारात्मक बने रहने को प्रेरित करता है। मन की भूमि पर विचारों के बीज संभल कर डालें, जैसा बीज होगा वैसे ही उनके फल एवं फूल होंगे। मन में किसी के लिए अच्छाई या बुराई के बीज बोने से पहले ध्यान रखें कि ये आपके भीतर ही जड़ें फैलाएंगे। उनकी सुगंधित या दूषित हवा पहले आप सांस लेंगे, और यही इस बात को तय करता है कि हम किस तरह के इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं। कहावत है कि समय बड़ा बलवान है, इसलिए समय की कदर करना जरूरी है। ऐसा न करने वाले समय सहित स्वयं के साथ अन्याय करते हैं, अपने भविष्य के लिए गहन अंधेरे को चुनते हैं। जो व्यक्ति दुखी होता है वह उत्साह को खो देता है और वह समय का अवमूल्यन करता है। ऐसा व्यक्ति कुछ क्षण में संपन्न होने वाले काम में बहुत लंबा समय लगा देता है। व्यक्ति पहले तो चिंतन करने में समय लगा देता है, फिर आप देखिए निर्णय करने में देरी कर देता है, निर्णय के बाद उसे क्रियान्वित करने में लंबा समय लगा देता है, फिर धीरे धीरे आप देखिए काम को आगे बढ़ाता है। जीवन का सूत्र बहुत ही सरल है, और सुबह जागने तथा रात को सोने के बीच में जितना हो सके स्वयं को व्यस्त रखें। समयबद्धता एक अच्छे आदमी का गुण होता है। जहां आदमी के जीवन में आलस आ जाता है, काम करने में जी चुराने लगता है, वहां कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रमशीलता एवं समयबद्धता के स्थान पर विलासिता, सुविधावाद अपना स्थान बना लेते हैं तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिना उत्साह के महान उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने काम के प्रति वफादार रहिए, अपना 100% दीजिए अपने काम में।
सार्थक काम की अपेक्षा। संसद के बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संसद के सुचारू संचालन के संदर्भ में चाहे जो कुछ कहा हो, अंदेशा इसी बात का अधिक है कि यह सत्र पिछले सत्र की तरह हंगामेदार हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आमतौर पर यही होता है कि चूंकि इस बार विपक्ष का संख्या बल अधिक है, इसलिए उसका आक्रामक होना स्वाभाविक है। लेकिन आक्रामकता का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि संसद को चलने ही ना दिया जाए। दुर्भाग्य से अब ऐसा ही अधिक होता है और इसकी झलक संसद के पिछले सत्र में साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस लोकसभा में 99 सीटों तक ही पहुंच सकी, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शित कर रही है जैसे वह भाजपा को परास्त कर उससे आगे निकल गई है। निसंदेह संसद की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन यह विपक्ष यह ठान ले कि उसे सहयोग, समन्वय और संवाद की राह पर नहीं चलना है, तो आप देखिए फिर सत्ता भी कुछ नहीं कर सकता है। और पहले जब आप देखिए कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और ये विपक्ष में हुआ करते थे, तब भी इसी तरह के हंगामे होते रहते थे। तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक पर 11 है सब लोग। और आप देखिए संसद में जो भी कार्रवाई होती है, जो चलती है कार्रवाई, इसमें हमारे बारे में, आपके बारे में निर्णय लिए जाते हैं, बहस होना चाहिए। अब आप देखिए हमारे देश में 3 कृषि कानून आए हुए थे, बड़े जल्दी पास हो गए थे, उन पर कोई बहस नहीं हुई, किसानों की राय नहीं ली गई। बाद में आप देखिए साल भर तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा, बहुत सारे लोग उसमें डेथ भी हुई उनकी, और बाद में आप देखिए सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा। आप सोचिए अगर संसद में उस पर एक तरह से बहस होती, उसके पॉजिटिव पॉइंट देखे जाते, नेगेटिव पॉइंट, पूरा समाधान निकाल के वो कानून बनाया जाता, सब कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता। इसीलिए तो बनाया गया है। संसद के इस सत्र में केवल बजट ही पेश नहीं होगा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत होंगे। इससे अतिरिक्त विपक्ष कुछ ज्वलंत विषयों पर चर्चा के लिए कमर कसे हुए, निश्चित रूप से इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे नीट का मामला हो, मणिपुर का मामला हो। जहां विपक्ष का यह दायित्व कि वह संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाए, वहीं सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी कि वह इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार दिखे। देखना है ऐसा हो पाता है या नहीं। संसद के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिन मुद्दों पर टकराव हो सकता है, उनमें लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद, और विपक्ष यह अपने पद के अपने लिए चाह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जैसे संबंध है, उसमें इसके असर कम ही हैं। सरकार यह पद विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं होगा, और इसीलिए आप देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। हाँ, इसकी संभावना अवश्य है कि वह यह पद अपने सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी या जदयू में से किसी को दे सकती है, और आप देखते हैं दे सकती है। और इसमें आप देखेंगे इसके आसार इसलिए भी हैं क्योंकि इन दोनों दलों की ओर से अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग की जा सकती है। बिहार, आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और लेकिन इन राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को एक तो नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए अपनी मांग करनी होगी, और दूसरी राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यही अपेक्षा विपक्षी दलों से भी की जाती है। अब यदि विपक्षी दल कहीं अधिक संख्या बल से लैस हैं, तब फिर उनसे और विशेष रूप से कांग्रेस से राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने और साथ ही एक राजनीतिक दल के रूप में परिपक्व व्यवहार करने की अपेक्षा है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सख्ती जरूरी है। झारखंड में स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार दवा से लेकर कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि अधिसंख्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है, और जहां भी हैं वे गायब हैं। इसी तरह शिक्षा में भी तो आप देखते हैं कि एक ही टीचर, मैंने देखा है कि सभी सब्जेक्ट गांव में पढ़ा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने भी इसे माना, और इस स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। साथ ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अनुपस्थिति की जानकारी स्वतः अटेंडेंस क्रॉस वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पोर्टल पर चली जाएगी। इसके बाद संबंधित चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी को SMS के माध्यम से इस्तेमाल भेज दिया जाएगा। साथ ही 104 हेल्पलाइन में बैठे एजेंट कॉल कर उसके अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे। जवाब में यदि उनके द्वारा अवकाश होने की बात कही जाती है, तो उन्हें अवकाश लेने का प्रमाण व्हाट्सएप पर भेजना होगा। बहरहाल सरकार के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। इससे इतर यह व्यवस्था तब कारगर होगी जब इसकी सख्ती से अनुपालन हो, और इसमें सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के प्रचार एवं अधीक्षकों की भी भूमिका अहम होगी। उन्हें नियमानुसार कार्रवाई भी करनी होगी, और इसमें भेदभाव की प्रवृत्ति से इस व्यवस्था में दरार आ जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में यह भी बड़ी समस्या है कि अनधिकृत अनुपस्थिति पर अगर किसी चिकित्सक पर कार्रवाई होती है तो वह नौकरी ही छोड़ देता है। इसका समाधान भी निकालना होगा। चिकित्सकों को भी सोचना होगा कि उनकी अनुपस्थिति का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इससे धरती के भगवान वाली उनकी छवि धूमिल होती है। मैं कह रहा हूं ना कि अपने कर्तव्य से हर कोई बचता हुआ दिखता है। ये आप देखिए सांस्कृतिक विविधता की समझ। तो बेंगलोर में एक बुजुर्ग को मॉल में प्रवेश रोक दिया क्योंकि उसने धोती पहने रखी थी, वह जो एक पारंपरिक भारतीय परिधान है। यह घटना पहनावे के आधार पर भेदभाव करने की उस सतही मानसिकता को दर्शाती है जो सभ्य समाज की रीढ़ बनने वाली समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को कमजोर करती है। इसके मूल में यह गलत धारणा है कि पहनावा किसी व्यक्ति के मूल या फिर स्थिति को निर्धारित करता है। यह मानसिकता औपनिवेशिक और वर्गवादी
विचारधारा से प्रोषित है, जो पश्चिमी या फिर आधुनिक पोशाक को परिष्कार और पारंपरिक कपड़ों को पिछड़ेपन के समान मानती है। एक सच्चा सभ्य समाज वह होता है जो आप देखिए विविधता को अपनाता है, व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है। वह समाज नहीं है जो दिखावे के मनमाने मानक लागू करता है या फिर पहनावे के आधार पर भेदभाव करता है। जब हम लोगों को उनके कपड़ों से आंकते हैं तो हम मानवता की अनदेखी कर देते हैं। दरअसल यह एक व्यापक सामाजिक समस्या का प्रतिबिंब है, जहां बाहरी दिखावे को अक्सर अनुचित महत्व दिया जाता है। किसी व्यक्ति का चरित्र और विचार उसके परिधानों की तुलना में उसकी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पारंपरिक पोशाक के खिलाफ भेदभाव करना भी सांस्कृतिक उन्मूलन का एक रूप है। यह उन समुदाय को हाशिए पर धकेल देता है जो अपने पारंपरिक परिधान के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान व्यक्त ही नहीं करते बल्कि अपनी विरासत पर गर्व भी करते हैं। आधुनिकता को पश्चिमी पहनावे और परंपरा को पिछड़ेपन के बराबर मानने वाली मानसिकता न केवल पुरानी है बल्कि हानिकारक भी है। यह अनावश्यक विभाजन पैदा करती है और पारंपरिक परिधान पहनने वालों में हीनता की भावना को बढ़ावा देती है। इस तरह पूर्वाग्रहों को जारी रहने देकर हम समानता और सम्मान के आदर्श पर खरा उतरने में विफल हो रहे हैं। वैश्विक दुनिया में सांस्कृतिक मतभेदों का सम्मान करना एक प्रबुद्ध समाज की पहचान होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी भी एक ऐसे समाज का निर्माण करने में लंबा सफर तय करना है जो सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देता है और लोगों को उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके विचारों और कार्यों से आंकता है। यह समझना होगा कि किसी के पारंपरिक पहनावे के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना मानवता का उपहास है और जिसका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। अब समय आ गया कि हम इन पुराने पूर्वाग्रहों को त्याग दें और उस समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को अपनाएं जो हमें जीवित बनाती है। तभी हम सभी सही मायने में सभ्य होने का दावा कर सकते हैं। इस घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा, बताया करिएगा, ठीक है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल है ना, वहाँ से जाकर देख लिया करिएगा। और देखिए जो महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए, उन पर हम लोग बहस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बाकी आपको लगता है कि और भी पढ़ना है तो इसकी PDF से आप लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए घातक क्षेत्रवाद। तो कर्नाटक और केरल में वहां की राज्य सरकारें ऐसा निर्णय ले रही हैं जो हमारे देश के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वस्तुतः कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा कानून बनाकर विधानसभा में उसे पारित करवाने का प्रयास किया जिसके तहत कर्नाटक में स्थित निजी कंपनियों में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिल सकती है। किसी एक राज्य की क्षेत्रीयता को चिन्हित कर आरक्षण देना एक ऐसी उपराष्ट्रीयता है जो संवैधानिकता को चुनौती देती है। और हालांकि विपक्षी दल भाजपा ने जब इसका विरोध किया तो इस विधेयक को वापस ले लिया गया। इसके पहले कर्नाटक की इसी कांग्रेस सरकार ने OBC और SC/ST के युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4% आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्ग के कोटे में किया, जबकि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर केरल की वामपंथी सरकार ने राज्य में विदेश सचिव के रूप में एक IAS अधिकारी की नियुक्ति कर संविधान को अंगूठा दिखाने का काम किया है। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश, रक्षा, संचार और रेल जैसे मंत्रालय केंद्रीय सूची में आते हैं। अतएव इन मंत्रालयों से संबंधित किसी भी प्रकार की नियुक्ति का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। केरल सरकार के इस फैसले पर राजनीति गर्म आ गई है और यदि कर्नाटक में स्थानीय लोगों को ही निजी कंपनियों में नौकरी देने का कानून अस्तित्व में आ जाता तो इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता, एक नई उपराष्ट्रीयता का उदय होता। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उसकी राजधानी में सिलिकॉन वैली नाम से अलग औद्योगिक विस्तार किया गया है। यहाँ कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां देश के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। सिलिकॉन वैली को कंप्यूटर और संचार तकनीक का तीर्थ माना जाता है और उत्तर भारत के लोगों को यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार मिला हुआ है। यही नहीं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार के लोगों ने यहाँ होटलों से लेकर अनेक वस्तुओं के निर्माण से जुड़े कारखाने 5 दशक पहले से स्थापित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी हुई है। राजस्थान के मारवाड़ी और माहेश्वरी वैश्य समाज के लोग भी यहाँ बड़े व्यापारी हैं। खुदरा बाजार में रौनक इन्हीं की दुकानों से है। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी फैला हुआ था बवाल, तो इसी स्थिति का सामना 1.5 दशक पहले महाराष्ट्र को भी करना पड़ा था। वहां भाषा के आधार पर बड़े विभाजन की रेखा खींचने की कोशिश की गई थी। इसी आंचलिक भाषाई सांप्रदायिकता की उभारने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने किया था। तब उत्तर प्रदेश, बिहार के निवासियों को घुसपैठिया मानते हुए उन्हें महाराष्ट्र से खरीद देने की मुहिम भी कुछ
दिनों के लिए चली थी। इसी समय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक पत्रकार द्वारा हिंदी में प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया था कि केवल मराठी में ही प्रश्न करिए। और इस भाषाई विभाजन के उभार के चलते प्रतिफल रहा कि इस दौरान मुंबई में आयोजित होने वाली रेलवे की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को शिवसेना मनसे के बाहुबलियों ने खदेड़ने का काम किया। कश्मीर में विस्थापन, तो स्थानीयता के मुद्दे ने भी कश्मीर के सवाल को चेयरपर्सन ने बनाया हुआ है। यहाँ अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के पहले 2 विधान, 2 निशान और 2 विधान जैसे इस प्रावधान थे। इसी के चलते वहाँ अलगाव और आतंकवाद की स्थिति निर्मित हुई। 5 लाख से भी ज्यादा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों को वर्ष 1989-90 में खदेड़ दिया गया था। संविधान के तथाकथित पैरोकार आज भी इस विस्थापितों की घाटी में पुनर्वास के लिए मुंह नहीं खोलते हैं। याद रहे कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने सामंती राजघरानों के भारत में विलय के दौरान विलय के अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर राज्य सत्ता का हस्तांतरण भारत की प्रभुता में किया था और न कि एक धर्म विशेष के लोगों को सत्ता सौंपने के लिए। दरअसल कई राज्यों का स्थानीय नेतृत्व क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद के बहाने प्रांतवाद की ऐसी सोच को उभारने में लग जाता है जो संघीय भारत की संरचना को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। असल में राष्ट्रीय इकाई और क्षेत्रीय राष्ट्रीयता के बीच अत्यंत बारीक विभाजन रेखा है और जैसे स्थानीय सरोकार ने से बरगला कर उभारना किसी भी विघटनकारी नेतृत्व को आसान है। और आप देखिए इन्हीं मुद्दों पर इन्हें वोट भी मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि भगवान के बारे में कोई भी टिप्पणी करते रहते हैं, तमिलनाडु के नेता क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें आप देखिए कि वहाँ के लोग उन्हें वोट भी देते हैं, वो उसी तरह की छवि देखना चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी हम औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। इसी कारण हम एक देश के रूप में और राष्ट्रीय इकाई होने के बावजूद हम पर क्षेत्रीय राष्ट्रीयता अनेक रूपों में हावी है। परिणाम स्वरूप जैसे ही किसी भी क्षेत्रीयवाद को खड़ा करने का उपक्रम होता है, वह क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाता है। आंचलिक या फिर स्थानीय इन्हीं उभारों के चलते शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तृणमूल कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज जैसी अनेक पार्टी अस्तित्व में आई और इनमें आप देखते हैं कि इसे कई कालांतर में विलोपित भी हो गई। और हालांकि स्थानीयता के बहाने ही दलित, आदिवासी, पिछड़े राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य फलक पर उभरे और राज्य व केंद्र की सत्ता में भागीदार बने। भूमंडलीकरण और बाजारवाद की आंधी में यह भ्रम होने लगा था कि क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक अदूरदर्शिता के चलते ये मुद्दे बार बार उभरते आते हैं और यही सब संविधान की दुहाई देने वाले कुछ राज्यों में वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, संविधान लागू कब हुआ था? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए। रोजगार का विकल्प नहीं है मासिक भत्ता। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में नियुक्ति के लिए आयोजित इंटरव्यू में बड़ी संख्या में भीड़ दिखी। कहीं कहीं तो मामला अनियंत्रित भी हो गया। ये घटनाएं बता रही हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। 1 जुलाई 2024 को CMIE ने अपने कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे में के नतीजे जारी किए, जिनमें मालूम होता है कि भारत की बेरोजगारी दर में व्यापक वृद्धि हुई है, जो कि मई 2024 में 7% थी, वह जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई। बेरोजगारी दर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है। ग्रामीण बेरोजगारी दर ये आप देखेंगे कि जो मई 2024 में 6.3% थी, वहीं जून 2024 में 9.3% हो गई है, जबकि इसी अवधि में शहरी बेरोजगारी दर 8.6% से बढ़कर 8.9% हो गई है। निश्चित रूप से यह चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारों की योजनाएं क्या हैं? अधिकतर मामलों में सरकारें वेलफेयर स्कीम का नाम देकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगती हैं, लेकिन यह नियमित जॉब्स का विकल्प नहीं है। सरकारों एवं दलों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है? इस संदर्भ में महाराष्ट्र की मिसाल ही लेते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये, 12वीं पास के बाद डिप्लोमाधारियों को 8,000 रुपये और बैचलर डिग्री वालों को प्रति माह 10,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है। अब आप खुद सोच लीजिए, सभी पार्टियां एक पे 11 हैं। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। हर राज्य में आप देख लीजिए, और वो बड़े उससे कहते हैं हमारी कल्याणकारी योजना है और दूसरे की रेवड़ी बताते हैं दूसरी की योजना को। और इसी क्रम में आप देखिए 21 से 65 वर्ष की गरीब महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम है को 1,500 रुपये मासिक दिए जाने की बात है। यह भत्ता पाने के लिए महिला का विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता या फिर बेसहारा होना आवश्यक है। और साथ ही प्रत्येक गरीब घर की एक सिंगल महिला के लिए भी यह योजना उपलब्ध रहेगी। और इस मदद से एक बार फिर साबित होता है कि महिलाओं के बारे में किस किस्म का नजरिया रखा जाता है। पुरुषों को 10,000 रुपये और महिलाओं को मात्र 1,500 रुपये। यह भेदभाव क्यों और किस लिए? वैसे भी निरंतर बढ़ती महंगाई में 1,500 रुपये में क्या
कोई महीने भर का खर्च चला सकता है। जाहिर है कि इससे किसी का भला होने नहीं जा रहा है। राज्य सरकार चुनावी लाभ उठाने के उद्देश्य से मतदाताओं को रेवड़ी बांट रही है। महिलाओं के लिए योजना में 46,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा और पुरुषों के लिए यह खर्च 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। घोषणा के बाद 2 सप्ताह के भीतर महिला योजना में 44 लाख अर्जियां आई और 31 अगस्त तक 1 करोड़ अर्जियां की उम्मीद है। लेकिन इन रेवड़ियों में असल कहानी तो इनकी जरूरत में है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि पुरुषों के लिए योजना उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह उसने जॉब संकट को दूर किया है। बेरोजगारी लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा था, आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि रेवड़ियां बांटने से ना तो जॉब संकट पर विराम लगेगा और ना ही उस पर पर्दा पड़ेगा, क्योंकि भत्ता वेतन का विकल्प नहीं हो सकता है। और भारत की आधी से अधिक जनसंख्या सरकार के मुफ्त अनाज पर निर्भर करती है। मनरेगा की मांग में भी 2019-20 में 235 व्यक्ति दिवस से 2023-24 में 306 करोड़ व्यक्ति दिवस 40 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह सब उस समय हो रहा है जब मैक्रो इकोनॉमी मजबूत है और 7% विकास की IMF की भविष्यवाणी है। विभिन्न आधिकारिक स्रोतों का रोजगार डाटा वह परिभाषाएं इस्तेमाल करता है जो जॉब की सामान्य समझ वाली परिभाषाओं से बहुत भिन्न है। वेलफेयर पैकेज चिंताजनक जमीनी वास्तविकता पर आधारित है, ना कि जॉब डाटा पर। बेरोजगारी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सरकारें स्वीकार कर लें कि बेरोजगारी समस्या है। ये वरिष्ठ पत्रकार, इनका नाम है, आप देखते हैं कि विजय कपूर के द्वारा लिखा गया है। IMF की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आप लोग देखेंगे वाशिंगटन DC में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और इसमें आप देखिए 190 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में अभी आप देखते हैं जो नाम लिखने के लिए कहा गया अपनी दुकान का, उस पर बवाल हो रहा है। देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी राजनीति की ही बातें होती हैं हमारे देश में ज्यादा। एक देखिए, ये दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी हो गई। एक आपका जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है ना, उसका एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से ही रहता है। वन्य जीवन पर गहराता संकट, ये एडिटोरियल भी देख लिया करिएगा। तो आप देखिए, वन्य जीवों पर होने वाली क्रूरता से जाहिर है कि हम इससे प्रगतिशील दौर में सिर्फ सभ्यता का मखौटा लगाए हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वन्य जीवों पर विभिन्न तौर तरीकों से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत समेत संपूर्ण विश्व में वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है और इससे हमारे पर्यावरण के लिए नियत नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अपने स्वार्थ के चलते मनुष्य द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन का नतीजा यह हुआ कि बीते 40 वर्षों में पशु पक्षियों की संख्या घटकर 1/3 रह गई। दरअसल समृद्ध वन्य जीवन पर्यावरण को पोषकता तो प्रदान करता ही है, हमारे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। विडम्बना है कि वन्य जीवों के संकट को देखते हुए भी हम अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक और आपको बात बताता हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे घर में एक चिड़िया चहचहाती रहती थी, वो घोंसला बनाती थी, अंडे देती थी। आजकल वो भी गायब हो गई। चील के बारे में आप लोग पहले सुनते होंगे, वो भी दिखना बंद हो गए, ना के बराबर। वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पहले हुए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया था कि पृथ्वी के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है। यहाँ तक कि विश्व की 70% भाषाएं उच्च जैव विविधता वाले स्थलों में पाई जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों में समय के साथ संस्कृति और भाषाओं के स्तर में गिरावट आई है। शोध प्रमुख लैरी गोरेनफेला के अनुसार हमने ताजा भाषाई आंकड़ों के उपयोग से इस बारे में गहराई से जानने का प्रयास किया कि भाषाओं और जैव विविधता का आपसी संबंध क्या है। साथ ही यह समझने की कोशिश की है कि भाषा का भौगोलिक रूप से विस्तार कैसा। दरअसल इस दौर में जैव विविधता भाषा और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण पर जिस तरह से प्रभाव डाल रही है, उससे संकेत मिलता है कि भविष्य में आप देखिए हमें अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर में विभिन्न कारणों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। बढ़ती शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे उजाड़ कर इन जगहों पर खेती बाड़ी की जा रही है और जलीय पक्षियों का प्राकृतिक आवास से भी सुरक्षित नहीं बचा है।
इन्हें सब कारणों से किसी एक निश्चित जगह पर स्थापित होने के लिए पक्षियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। एक ओर पक्षी मानवीय लोभ की भेंट चढ़ रहे हैं, दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या में लगातार गिरावट घट रही है। अब आप देखिए जीवों पर जो संकट है क्यों है, किस कारण है, वो कौन कौन से कारण है, किस तरह से इनका समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह के टॉपिक पर आप निबंध लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो ये सब पॉइंट वहाँ शामिल करेंगे ना। आप लोग कहते हैं कैसे उपयोग कर सकते हैं, इनका ऐसे ही उपयोग करेंगे। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि तमाम नियम कानून के बावजूद पक्षियों का शिकार और अवैध व्यापार किया जा रहा है। और आप देखिए लोग सजावटी मनोरंजन और घर की शान बढ़ाने के लिए तोते, रंग बिरंगी गौरैया जैसे पक्षियों को पिंजरों में कैद रखते हैं। इसके साथ ही तीतर जैसे पक्षियों का शिकार किया जा रहा है। पक्षी विभिन्न रसायनों और जहरीली पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे पदार्थ भोजन या फिर आप देखिए फिर पक्षियों की त्वचा के माध्यम से पक्षियों के अंदर पहुंचकर उनकी मौत का कारण बनते हैं। विभिन्न कीटनाशक और खरपतवार खरपतवार खत्म करने वाले रसायन पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। मोर जैसे पक्षी कीटनाशकों की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गिद्ध पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा की वजह से मौत का शिकार हो रही है। गिद्ध मरे हुए पक्षियों का मांस खाकर पर्यावरण साफ करने में मदद करता है। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा के अंश मरने के बाद भी पशुओं के शरीर में रह जाते हैं। जब इन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में पहुंच के उनकी मौत का कारण बनते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में हमारे घर आंगन में गौरैया कहीं दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन में कमी, घोंसलों के निर्माण के लिए उचित जगह न मिल पाना तथा माइक्रोवेव प्रदूषण जैसे कारक गौरैया की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। शुरुआती 15 दिनों में गौरैया के बच्चों का भोजन मुख्य रूप से कीट पतंगे ही होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गौरैया के बच्चों के आसपास भोजन के रूप में कीट पतंगों की संख्या कम होने के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है। दरअसल इस दौर में हमें अपने बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए विदेशी या फिर ऐसे पौधों को ज़्यादा उगाने लगे हैं जो प्राकृतिक रूप से उस जगह पर नहीं उगते हैं। ऐसे पौधे स्थानीय पौधों की तुलना में उस जगह पर रहने वाली कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। साथ ही इन पौधों को ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये रसायन वातावरण को प्रदूषित कर लाभकारी सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों को भी खत्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गौरैया जैसे पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने आसपास स्थानीय पौधों को ज़्यादा उगाएं। ऐसे पौधों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की भी आप देखते हैं कि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्थानीय कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहते हैं। और इस दौर में गौरैया जैसे पक्षियों के साथ साथ तोते पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व में तोते का लगभग 330 प्रजातियां हैं ज्ञात हैं। अगले 100 सालों में इनमें से 1/3 प्रजातियों के विलुप्त होने का अनुमान है। भारत में जिन पक्षियों की स्थिति पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है उनमें उपयुक्त पक्षियों के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सिर वाली बतख, हिमालयी बटेर, साइबेरियाई सारस, बंगाल फ्लेरिकन उल्लू आदि प्रमुख हैं। दरअसल जब आप देखेंगे कि जब भी जीवों के संरक्षण की योजना बनती है तो बाघ, शेर, हाथी जैसे बड़े जीवों के संरक्षण पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन पक्षियों के संरक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है। वृक्षों की संख्या में वृद्धि, जैविक खेती को प्रोत्साहन, माइक्रोवेव प्रदूषण को कम कर के काफ़ी हद तक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार को भी कुछ ठोस योजनाएं बनानी होगी। अब समय आ गया है कि सरकार और हम सब मिलकर जीवों को बचाने का सामूहिक प्रयास करें। हमें यह समझना होगा कि जीवों के प्रति क्रूरता स्वयं हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए आप लोग। आपका कोई सवाल सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं। धन्यवाद।